Hello friends, welcome back to TechWeb Gate classes. Okay. Till now we have seen primary treatment. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को वेस्ट वाटर से रिमूव करते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर दैट आर कोलोइडल एंड डिजॉल्व्ड will be removed with the help of microorganisms. Okay, so here it is a biological treatment. This is a biological treatment, and here colloidal and dissolved organic matter is converted into settleable microorganisms. इसे हम बायोमास भी कहते हैं. okay. और यहाँ पे आप देखोगे कि व्हाट आर द रिएक्शंस. तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है आपको पता है, ये एक होगा एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म. ओके, एक एनाबॉलिज्म होगा और एक कैटाबॉलिज्म होगा. एनाबॉलिज्म में आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है दैट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर मास. मतलब अगर ये ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या? एनाबॉलिज्म. और हेयर एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड. हेयर एनर्जी इज कंज्यूम्ड. ओके. और अगर ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजेस एज अ एनर्जी सोर्स, देन दोज रिएक्शन विल बी कैटाबॉलिज्म. And here energy is released. Energy is released. Okay. Now ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेसिकली देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसका खाना है, राइट. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने को खाएगा. जब भी मैं खाना कह रहा हूं मतलब कोलोइडल एंड डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, राइट. तो अगर खाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों सस्पेंशन में हो, सस्पेंशन मतलब दोनों वेस्ट वाटर में तैर रहा हो इधर उधर, तो वैसे को हम कहेंगे क्या? सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम, राइट. और अगर मान लो कि ये आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी सरफेस के ऊपर में बैठा हुआ है, मान लो कि वो इसके ऊपर में बैठा है, और अगर मैं इसके ऊपर में वेस्ट वाटर में पोर करूं, अगर वेस्ट वाटर इससे गुजरता हुआ जाएगा, तो जैसे ही वो गुजरता हुआ जाएगा वैसे ही खाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कांटेक्ट होगा और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने को खाएगा. ऐसे को हम कहते हैं क्या? अटैच्ड कल्चर सिस्टम. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंडेड कल्चर. दिस इज सस्पेंडेड कल्चर. जहां पे खाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों सस्पेंशन में है. और यहाँ पे मान लो दीज आर सम इनर्ट मटेरियल, और इस इनर्ट मटेरियल के ऊपर में मान लो यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इस तरह से बैठा हुआ है, और इसके ऊपर में आप अगर वेस्ट वाटर को पोर करो, वेस्ट वाटर आप पोर करते हो, तो खाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टैक्ट होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने को खाएगा. इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं अटैच्ड कल्चर. Attached culture system. Okay, so the suspended secondary treatment can be classified as suspended culture and attached culture. suspended culture में क्या है? suspended culture में आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन सस्पेंशन, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडहर्ड टू सम इनर्ट मटेरियल. मतलब कोई इनर्ट मटेरियल में बैठा हुआ है, वो आलसी है, वो वहीं पे बैठा हुआ है, कहता है खाना मुझे यहीं पे ला के दो, राइट. नाउ अब यहाँ पे हमें बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करना है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट. ओके, इन ऑटोट्रॉपिक दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजेस इनऑर्गेनिक मैटर एज देयर न्यूट्रिशनल सोर्स. ओके, मतलब वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? वो इनऑर्गेनिक मैटर से अगर लेता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे किन से वो ले सकता है? वो ले सकता है मान लो कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर HCO3- इन सब से अगर वो अपना न्यूट्रिशनल एक रिक्वायरमेंट पूरा करता है तो दोज आर ऑटोट्रॉपिक. और हेट्रोट्रॉपिक में कहाँ होगा? ये अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल करेगा? ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर. ओके, हमारे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेट्रोट्रॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट,
अगर हम क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो फोटोट्रॉप्स यूजेज एनर्जी फ्रॉम लाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस, फोटो, जहां पे फोटो वर्ड यूज होगा कहीं ना कहीं लाइट से वो रिलेटेड है। ओके, एंड केमोट्रॉप्स में क्या है, दिस यूजेज एनर्जी फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। केमोट्रोप्स को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो एज केमो ऑर्गेनोट्रोप्स। अब देखो, ऑर्गेनो अगर मैं यूज कर रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा, ऑर्गेनिक मैटर से के साथ में होगा। और यहां पे ऑर्गेनिक मैटर विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। और यहां पे अगर मैं बोलूं केमो ऑटोट्रॉप्स, तो यहां पे इनऑर्गेनिक मैटर विल बी एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डोनर, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं एज साइक्रोफिलिक के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, मेसोफिलिक के लिए 30 से 45 डिग्री सेल्सियस, और थर्मो के लिए आपका होना चाहिए लगभग 45 से 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट इज एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हो, मतलब इट वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इट वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फैकल्टेटिव अगर है, मतलब बोथ इन प्रेजेंस and absence of oxygen। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। समझ लो कि यहां पे कोई बैच रिएक्टर है, ओके, बैच रिएक्टर क्या है उसे समझते हैं। मान लो बैच रिएक्टर में मतलब क्या है कि एक बैच वेस्ट वाटर है, अब उसमें वेस्ट वाटर ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है, मतलब आपको एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर मैंने दे दिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा कि खाना बस उसी में से ही खाना है। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये कोई आपका रिएक्टर है जहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो, यहाँ से कंटिन्यूअस आपका वेस्ट वाटर आ रहा है और यहाँ से कंटिन्यूअस वो निकल रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस फ्लो। बट यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ ये बैच रिएक्टर का एग्जांपल है जिसमें हम लोग ग्रोथ पैटर्न ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। मान लो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह का इक्विपमेंट लगा करके इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हो, क्यों, क्योंकि हवा का क्वांटिटी अच्छे से प्रेजेंस हो। अब ये जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को जो खाएगा उसको हवा चाहिए, राइट, क्योंकि ये एरोबिक टाइप बैक्टीरिया है, उसे हवा चाहिए कंटिन्यूअस, इसलिए मैं इससे कंटिन्यूअस मिक्स करूंगा ताकि हवा का ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो कम ना हो जाए। यहाँ पे ये ऑक्सीजन विल बी डिजॉल्व कंटिन्यूअसली, इसको हम एरेशन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है ताकि यहाँ पे आसानी से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने खाना को खा सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस तरह का अगर कोई बैच रिएक्टर है तो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है, मान लो ये है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतना कम और खाना मान लो इतना ज़्यादा है। अब समय के साथ साथ क्या होगा, खाना डिक्रीज होगा, दिस विल डिक्रीज, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम उसको प्लॉट करें, मान लो यहाँ पे इन द एक्स एक्सिस इफ आई प्लॉट टाइम एंड इन द वाई एक्सिस इफ आई प्लॉट द concentration of microorganism, suppose here concentration of microorganisms, okay, in the y-axis। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये कांस्टेंट रहेगा ऐसा कुछ,
उसके बाद अचानक से ये बढ़ने लगेगा, ये कंटिन्यूअस इस तरह का कुछ बढ़ गया। उसके बाद मान लो ये एक कांस्टेंट फेज में आ जाएगा और धीरे धीरे ये ऐसे करके नीचे आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करूँ, मान लो 1, दिस, इफ आई कॉल दिस 1, दिस पार्ट एज 2, दिस पार्ट एज 3 एंड दिस पार्ट एज 4। अब समझते हैं इसको। 1 में क्या हो रहा है? 1 में खाना प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, मगर वहाँ पे अभी तक जान पहचान नहीं हुई है। अब जैसे स्टार्टिंग में आप किसी अनजान इंसान से मिलते हो तो आप भी सहमे सहमे से रहते हो, चुप रहते हो, वो भी चुपचाप रहता है। अब अचानक से फिर आप लोगों को पता चलता है अरे हम लोग तो मतलब एक ही कॉलेज से पास आउट हो। उसके बाद में फिर बातचीत स्टार्ट होने लगती है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि जब तक जान पहचान होता है तब तक एक टाइम लैग होता है। जैसे ही वो टाइम लैग होगा, मतलब बैक्टीरिया और खाना, बैक्टीरिया खाने को जांच परख रहा है कि ये ठीक है, क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, वो डरा हुआ है। तो धीरे धीरे जब ये जान पहचान हो जाता है तब उसको समझ में आ जाता है अरे ये तो मस्त खाना है, इसे खाना है। तो वो फिर जल्दी जल्दी खाने लगेगा। तो जैसे ही वो जल्दी जल्दी खाने लगेगा वैसे ही वो 1 से 2 के तरफ में बढ़ रहा है, दिस 1 से 2 के तरफ में, ये लॉगेरिथमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद में क्या होगा कि जब आबादी बहुत बढ़ गया तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगा वैसे वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना तो कम कर रहा है, तो खाना जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, खाने के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। और दूसरा कि आपका ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना भी कुछ एक्सक्रीटा वगैरह रिलीज करेगा, दोज एक्सक्रीटा आर पॉइजनस। तो एक तरह से आपका फेज 3 में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है जब आपका खाना तो घट रहा है बट बैक्टीरिया इज नो मोर इंक्रीजिंग। ओके, एंड देन इसके बाद में खाना लगभग खत्म, खाना तो खत्म हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, खाना खत्म हो गया। अब वो बैक्टीरिया जो है ये अपने आप को एक दूसरे को मार के खाने लगेगा और वहाँ पे जो एक्सक्रीटा है, जो पॉइजनस वेस्ट जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद अपने से रिलीज कर रहा है, उन सब के कारण एक फेज आएगा जब धीरे धीरे आप देखोगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर रहा है धीरे धीरे, और उसमें आ जाएगा आपका फेज 4। फेज 4 को हम कहते हैं क्या? एंडोजेनस फेज। ओके, सो फेज 1 इज द लैग फेज जहां पे एडेप्टेशन हो रहा है न्यू एनवायरनमेंट में। फेज 2 इज लॉग ग्रोथ फेज जहां पे आपका खाना डिक्रीज हो रहा है और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली। थर्ड स्टेशनरी फेज जहां पे नो नेट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स हो रहा है। और फोर्थ एंडोजेनस फेज जब आपका खाना लगभग खत्म हो रहा है और अब बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एंडोजेनस फेज, राइट। अगर हम मैथमेटिकल मॉडल से इस ग्रोथ रेट को समझना चाहें तो मान लो ये आपका मोनोड्स मॉडल को मैं यूज करूंगा, आई विल बी यूजिंग मोनोड्स मॉडल। यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, x। ओके, दिस इज x से मिलीग्राम पर लीटर कुछ कंसंट्रेशन में, और कंसंट्रेशन ऑफ फूड और सबस्ट्रेट विल बी डिनोटेड एज s मिलीग्राम पर लीटर। ओके, ये जो फूड है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बीओडी, सीओडी एटसेट्रा, ठीक है। आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको हमने बीओडी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था पहले, राइट। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट और s इज इक्वल टू एस नॉट, राइट। अब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे x क्या होगा, इंक्रीज होगा, और s क्या होगा, डिक्रीज होगा। खाना डिक्रीज होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होगा, राइट। ओके, नाउ इफ आई वांट टू नो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया यानी कि dx by dt, तो ये dx by dt जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू x, जो कि x क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, इससे आएगा dx by dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। ओके, सम कांस्टेंट म्यू, इसको हम कहते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ओके, और इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट होगा डे इनवर्स, राइट।
अब देखना, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा यहाँ पे ये जो म्यू का वैल्यू है ना, दिस म्यू इज नॉट कांस्टेंट, रैदर इट इज अ फंक्शन ऑफ फूड। मतलब ये जो म्यू होगा दिस विल बी, दिस म्यू यानी कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ फूड प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि खाना जैसे जैसे घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू का वैल्यू भी कम होगा या ज़्यादा होगा, राइट। वो देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस में फूड कॉन्सेंट्रेशन दिखाऊं और वाई एक्सिस में ग्रोथ रेट दिखाऊं, सो एज फूड विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ म्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, और ये इंक्रीज करते 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 मान लो एट अ मैक्सिमम वैल्यू म्यू मैक्स तक चला जाएगा। से दिस इज mu max. Okay, and basically this is a hyperbolic function. This function is hyperbolic. And for value equal to mu max by 2, मान लो कि अगर मैं बोलूं कि ये mu max by 2 पे अगर मैं लूं, this is mu max by 2, तो उस समय जो फूड का कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको अगर मैं डिनोट कर रहा हूं, उस समय का फूड का कॉन्सेंट्रेशन को मैं डिनोट करूं एज के एस। ओके, सो फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ फूड एस, अगर मैं रेट कांस्टेंट को लिखना चाहूं, यहां पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट को म्यू फॉर एनी एस विल बी इक्वल टू म्यू मैक्स इनटू एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस। ओके, सो इस तरह से अगर फूड का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता हो तो उस फूड के कॉन्सेंट्रेशन पे आप ग्रोथ रेट कांस्टेंट का वैल्यू बता सकते हो, राइट। अब इसको एक बार समझते हैं कि मान लो अगर व्हेन एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के एस, ठीक है, अगर फूड का कॉन्सेंट्रेशन के एस से बहुत बड़ा हो तो उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में आपका म्यू विल बी इक्वल टू म्यू मैक्स, है ना। मतलब खाना बहुत ज़्यादा है तो उस समय जो रेट कांस्टेंट होगा वो रेट कांस्टेंट मैक्सिमम रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। और अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सपोज एस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन के एस, मतलब एस जो है वो के एस से बहुत छोटा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मेरा जो डी एक्स बाई डी टी जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा, मतलब खाना पर्याप्त नहीं है तो ये जो आपका डी एक्स बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ माई डी एक्स बाई डी टी फॉर एनी एस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एक्स, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू की जगह में आप क्या पुट करोगे, म्यू मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस, दिस इज डी एक्स बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे के एस को हाफ सैचुरेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, हाफ सैचुरेशन कांस्टेंट। अब मान लो कि 1 kg फूड यूटिलाइज हो गया तो बायोमास जो प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, क्या वो 1 kg होगा या उससे कम होगा। ऑब्वियसली आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि उससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नया फैक्टर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यील्ड कोएफिशिएंट। ओके, यील्ड कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मिलीग्राम per liter of biomass produced divided by milligram per liter of substrate utilized। ओके, और ये जो आपका y का वैल्यू है, y बेसिकली अगर एरोबिक रिएक्शन हो तो ये 0.4 से 0.8 तक जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने देखा द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर मैं उसको आर एक्स क्या था, डी एक्स बाई डी टी अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे अब हमें ये जानना होगा व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फूड, यानी कि अगर मैं उसको आर एस कहूँ, आर एस, तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहा है और फूड जो डिक्रीज हो रहा है, उन दोनों में एक रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप का अगर मैं यहाँ पे हेल्प ले लूँ तो यहाँ सो वी कैन राइट डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एस बाय डी टी, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बायोमास इज इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स, माइनस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ पे डी एस बाई डी टी इज नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन यूज किया हूँ, माइनस आर इंटू एस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बायोमास एंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फूड। ओके, नाउ अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया जब ग्रो होता है तो धीरे धीरे वो एंडोजेनस फेज में भी जाता है और एंडोजेनस फेज में उसका डिक्रीज होने लगता है, तो अगर हम एंडोजेनस फेज को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें तो यहाँ पे मैं बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस इंटू एक्स, ठीक है। ये तो हुआ ग्रोथ माइनस के डी इंटू एक्स, जहाँ पे ये के डी क्या होगा, के डी होगा एंडोजेनस डी के कांस्टेंट, एंडोजेनस डी के कांस्टेंट, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होगा, डे इनवर्स, फाइन। अच्छा, now we will be seeing suspended culture type secondary treatment plant, जिसे हम यहाँ पे activated sludge process कहेंगे। our secondary treatment of suspended type is activated sludge process। activated sludge process में देखो दो चीज़ का होना ज़रूरी है, एक रिएक्टर जहाँ पे रिएक्शन वगैरह हो रहा होगा, और दूसरा कि एक बार रिएक्शन हो गया मतलब कोलोइडल एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक से सस्पेंडेड बायोमास में कन्वर्ट हो गया, तो दूसरा अब आपको क्या चाहिए होगा, एक सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए होगा जहाँ पे आप उस बायोमास को सेटल करा सको। तो यहाँ पे देखो कि अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में इधर से आपका वेस्ट वाटर आया, वेस्ट वाटर आने के बाद में दिस इज द बायोलॉजिकल रिएक्टर, जितने भी रिएक्शंस वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज जो कुछ भी हो रहा है वो बायोलॉजिकल रिएक्टर में ही होगा, ठीक है। इसे हम ऐसा ही एज्यूम करके वी विल डिराइव आवर इक्वेशंस। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्टर में आपका फूड डिक्रीज हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पे लगभग फूड जब कम हो गया, बायोमास बहुत आ गया, तो वो फिर वेस्ट वाटर आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में वो जो बायोमास है वो बायोमास नीचे सेटल कर जाएगा एज स्लज, और इस स्लज का एक पोर्शन को मैं यहाँ पे रिसाइकल भी कराता हूँ ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि मान लो खाना ज़्यादा है और मुझे बैक्टीरिया चाहिए जो उसे खा सके, तो मैं यहाँ से उसे एक स्लज का यानी कि वो जो बायोमास है उसका एक पोर्शन मैं इसे यहाँ पे रिसाइकल भी कराता हूँ। इसीलिए इसका नाम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि ये जो स्लज है ये एक्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि ये बायोमास है, एक्टिव बायोमास। ये एक्टिव बायोमास को आप दोबारा इसमें भेज रहे हो उसका एक पोर्शन, इसलिए इसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है दोबारा आप इसे यहाँ पे भेज रहे हो, वो बैक्टीरिया को पता है ये एनवायरनमेंट उसे पहले से ही पता है, तो अब वो जाते ही खाना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो आपने स्लज यहाँ पे भेजा, ये जाते ही इसे तो एनवायरनमेंट ये पहले से पता है, तो यहाँ पे अब क्या लैग फेज नहीं होगा, वो जाते ही खाना खाने लगेगा। इससे हमारा बायोलॉजिकल रिएक्टर का एफिशिएंसी बढ़ता है। चलिए अब हम लोग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। मान लो दिस इज द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जिसमें कि दो यूनिट होगा, एक रिएक्टर, सपोज दिस इज द रिएक्टर, ठीक है। रिएक्टर क्या है? जिसके अंदर रिएक्शंस होंगे, ठीक है। और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी रिएक्शंस हैं वो रिएक्टर में ही हो रहे हैं। एंड दिस इज माय सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जिसे हम SST
सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक कहेंगे। मान लो इधर से वेस्ट वाटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में वेस्ट वाटर आया। जब ये वेस्ट वाटर आ रहा है, सपोज हियर द डिस्चार्ज इज Q0, X0 is the concentration of biomass and S0 is the concentration of food। अब ये जो रिएक्टर है ना, इस रिएक्टर को अगर मैं बोलूँ कंप्लीटली मिक्स रिएक्टर, मतलब जैसे ही बाहर से कुछ आ रहा है, आने के बाद वो तुरंत कंप्लीटली मिक्स्ड हो जा रहा है। अब कंप्लीटली मिक्स होने के बाद में मान लो यहाँ पे रिएक्टर का कंप्लीटली मिक्स के बाद में यहाँ पे बायोमास का कॉन्सेंट्रेशन X है और फूड का कॉन्सेंट्रेशन S है, और इसका मान लो वॉल्यूम है V, रिएक्टर का वॉल्यूम V है। अब इधर से फिर से क्या निकला? X0 निकला, X0, और इसमें फूड का कॉन्सेंट्रेशन S और बायोमास का कॉन्सेंट्रेशन X, राइट। अब ये गया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जैसे मान लो कि ये आप यहाँ पे सेडिमेंटेशन होना है, सेडिमेंटेशन हो करके मान लो कि ये नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे बायोमास सेडिमेंट कर गया, ये नीचे यहाँ पे बायोमास सेडिमेंट कर गया, राइट। अब ऊपर में होगा क्या? साफ पानी। अब ये जो साफ पानी है इसे एफ्लुएंट कहें अगर, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका फूड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? S ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जो भी रिएक्शन होना है वो रिएक्टर में ही होगा। और यहाँ पे बायोमास का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? उसे अगर मैं कहूँ XE, X एफ्लुएंट। XE क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट कर गया कुछ, सेडिमेंट करने के बाद में ऊपर जो साफ पानी है उसमें बायोमास कितना होगा? ना के बराबर होगा, तो वहाँ पे मैं कह रहा हूँ XE, राइट। अब मान लो यहाँ से अगर मैं एक पोर्शन, ये जो स्लज आ रहा है, इस स्लज को अगर मैं इसका एक पोर्शन को अगर मैं स्लज रिटर्न करूँ, ये कहूँ अगर स्लज रिटर्न, ठीक है, कितना रिटर्न कर रहा हूँ? मान लो यहाँ पे QR रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो ये जो कॉन्सेंट्रेशन बायोमास का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा वो मैं बोल रहा हूँ XU, ओके। सो हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास इज XU। और एक क्वांटिटी ऑफ स्लज को मैं वेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि उतना स्लज मुझे ज़रूरत नहीं है। मान लो उसे अगर मैं वेस्ट करूँ, अगर इसे कहूँ स्लज वेस्टेड, then that will be equal to say QW, और यहाँ पे स्लज जो वेस्ट कर रहे हैं उसका XU, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले यूनिट का अगर मैं दिखाऊं, इस वाले यूनिट का, ये वाला यूनिट देखना, सिर्फ रिएक्टर में टोटल डिस्चार्ज आ रहा है कितना? यहाँ से आ रहा है X0 और इधर से आ रहा है QR, राइट। तो ये जो QR आ रहा है तो यहाँ से निकलेगा भी उतना ही, ठीक है, Q0 प्लस QR। तो यहाँ पे अब जो निकलेगा वो मैं यहाँ पे Q0 ना लिख करके यहाँ पे मैं लिखूंगा जो निकलेगा, क्योंकि आपको ये बैलेंस दिखाना ही पड़ेगा, Q0 प्लस QR, ओके फाइन। अब देखो रिएक्टर में टोटल डिस्चार्ज आ रहा है कितना? Q0 प्लस QR, और निकल रहा है कितना? Q0 प्लस QR, ओके। और यहाँ पे आपका QR इधर आ गया, मतलब यहाँ से वेस्ट कितना होगा? ये वेस्ट हो जाएगा आपका, वेस्ट का डिस्चार्ज हो जाएगा Q0 माइनस QW, ठीक है। देखो अगर ये जो डॉटेड है, रेड लाइन जो है, मान लो ये जो डॉटेड है, इसके बीच में, इसके टर्म्स में अगर इसको मैं कंट्रोल वॉल्यूम बोलूँ, अब इस कंट्रोल वॉल्यूम में डिस्चार्ज जो टोटल आ रहा है वो कितना? इधर से आ रहा है Q0 और निकल रहा है कितना? इधर से QW। तो इधर से कितना निकलेगा? Q0 माइनस QW, ओके। सो दिस इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। अब ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के बेसिस में अगर मैं मास कंजर्वेशन और फूड कंजर्वेशन, ये दोनों इक्वेशन अगर यहाँ पे लिखूं तो देखते हैं कि वो क्या आता है, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोमास अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? द बायोमास दैट इज कमिंग इन प्लस बायोमास दैट इज ग्रोइंग should be equal to biomass that is going out, right। तो यहाँ पे देखो बायोमास इन कितना आ रहा है? बायोमास इन Q0 इंटू X0, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँ पहले बायोमास इन इज इक्वल टू Q0 X0, ओके। अब एक बार यूनिट देखें तो अगर ये Q0 का यूनिट देखूँ तो ये क्या है? मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। और ये जो X0 है, X0 का यूनिट क्या होगा?
मान लो मिलीग्राम पर लीटर। ओके, अगर ये लीटर पर सेकेंड, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड होकर के ना लीटर पर सेकेंड होता, तो ओवरऑल एक्स नॉट इंटू क्यू नॉट में देखो ये क्या आ रहा है, बेसिकली ये आ रहा है मिलीग्राम पर सेकेंड, ऐसा कुछ, राइट। अब आपका बायोमास ग्रोथ के लिए आपको पता है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, dx बाई डी टी, इसको आपको इंटू करना होगा किससे, वॉल्यूम से, तब देखो यूनिट सेम होगा यहाँ पे भी आपका dx बाई डी टी अगर करो तो ये हो जाएगा आपका मिलीग्राम, ये देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी मिलीग्राम पर लीटर इंटू सेकेंड, और यहाँ पे मान लो ये मीटर क्यूब। ओके, देखो अब इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों सेम हो रहा है, तो यहाँ पे बायोमास ग्रोथ में क्या लिखोगे, dx बाई डी टी इंटू वी। और बायोमास आउट कहाँ से हो रहा है, बायोमास आउट आपका एक तो इधर से हो रहा है क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स सी, और एक इधर से क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू, तो ये लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स ई प्लस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। ओके, सो क्यू नॉट एक्स नॉट प्लस डी एक्स बाई डी टी क्या था, डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्यू म्यू मैक्स इंटू एस इंटू एक्स डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस, ओके, माइनस के डी इंटू एक्स, this will be your dx by dt into v, and this will be equal to q naught minus qw into xc plus qw into xu। okay, now if I write this, जिस तरह से बायोमास के लिए हमने कंजर्वेशन लिखा है, सिमिलरली मैं फूड के लिए भी लिख सकता हूं। तो फूड के लिए आप यहां पे क्या लिखोगे, फूड इन माइनस फूड कंज्यूम्ड इज इक्वल टू फूड आउट। ओके, तो यहां पे अगर मैं लिखूं फूड इन माइनस फूड कंज्यूम्ड इज इक्वल टू फूड आउट। okay, what is the food in q naught into s naught, okay, minus food consumed is equal to ds by dt into v, and that will be equal to food out कितना है, q naught minus qw into s, जो कि एफ्लुएंट से निकल रहा है, और जो स्लज वेस्ट में जा रहा है दैट इज qw into s। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू एस नॉट माइनस, आपको पता है ये डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एस बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वाई। ओके, तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई वाई। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डी एक्स बाई वाई डी टी इंटू वी, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर से आ जाएगा आपका क्यू नॉट इंटू एस। अब देखो ये जो dx बाई डी टी है, यहां पे जब आप dx बाई डी टी का वैल्यू पुट करोगे तो इसमें एंडोजिनस पार्ट को कंसीडर मत कर देना। ओके, क्योंकि आप देखो ऐसे समझना, फूड कंज्यूम्ड हो रहा है और बायोमास इंक्रीज हो रहा है, एक समय के बाद में वो बैक्टीरिया एंडोजेनस फेज में जा रहा है, बट उससे यहाँ पे फूड में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं फूड के डिक्रीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंक्रीज के बीच में अगर ये रिलेशनशिप देखूं तो यहाँ पे आप एंडोजेनस पार्ट को इंक्लूड नहीं करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे क्यू नॉट एस नॉट माइनस म्यू मैक्स इंटू एस एक्स डिवाइडेड बाय वाई इंटू के एस प्लस एस इंटू वी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू एस। ओके, अगर मैं इसे कहूँ इक्वेशन 2 और ऊपर में ये जो इक्वेशन आया था दिस एज इक्वेशन 1। ओके,
So these are the two equations which we have got. So now let us make some assumption. देखो ये जो वेस्ट वाटर आ रहा था, आते समय उसमें बायोमास का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सिमिलरली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जब वो बायोमास सेटल कर जा रहा है और ऊपर से जो आप एफ्लुएंट निकाल रहे हो उसमें भी बायोमास का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो अगर मैं एक्स नॉट और एक्स ई इसको जीरो में कंसिडर कर सकता हूँ. तो अगर ऐसा करूं तो इक्वेशन 1 को मैं रीराइट कर सकता हूं. कैसे, मैं लिख सकता हूं म्यू मैक्स एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू एक्स यू बाय वी एक्स माइनस के डी, सॉरी प्लस के डी. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3. सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, इक्वेशन 2 को लिख सकता हूँ म्यू मैक्स एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू एस नॉट माइनस एस. ओके, इधर का टर्म को मैं ये वाले टर्म को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ और ये वाले टर्म को इधर ले आ रहा हूँ. ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय v और क्या है x और एक इधर ऊपर में y चला जाएगा ना, ये हो जाएगा इंटू दिस इज इक्वेशन 4. ओके, अब इक्वेशन 3 और 4 से मैं लिख सकता हूँ क्यू डब्ल्यू एक्स यू डिवाइडेड बाय वी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू नॉट इंटू एस नॉट माइनस एस डिवाइडेड बाय वी एक्स माइनस के डी. ओके, अब देखो यहाँ पे आपको पता है अगर मुझे टोटल वॉल्यूम पता हो और डिस्चार्ज पता हो तो वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज विल गिव यू व्हाट, टाइम. दैट इज, इसको अगर मैं टाइम को थीटा से डिनोट करूँ, ओके थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम. हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम. ओके, और ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये इसको अगर मैं लिखूं ऐसा, मान लो यहाँ पे वी एक्स बाय क्यू डब्ल्यू एक्स यू, इसको मैं एक टर्म से डिनोट करूंगा दैट इज थीटा सी, और इसे मैं कहूंगा मीन सेल रेसिडेंस टाइम. ओके, जहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है v इंटू एक्स, ये आपको क्या बता रहा है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन द रिएक्टर, और क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू ये आपको क्या बता रहा है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज वेस्टेड. तो कहीं ना कहीं ये जो थीटा सी है ये आपको बताता है कि फॉर हाउ मच टाइम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द सिस्टम. मान लो 6 दिन 7 दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 6-7 दिन लगभग दैट इज थीटा सी, इतने दिन तक लगभग वो प्रेजेंट है इन द सिस्टम. So if I put the value of theta and theta c in equation 5, if I call this equation 5, then I will get 1 by theta c is equal to y into s naught minus s divided by theta into x minus KD. Very important equation. This equation will be used for designing our activated sludge process. Okay, thank you.